नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और कार्यक्रम विधिवत आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको बता देती हूँ, फ़ोन नंबर नोट करने होंगे क्योंकि सजीव फ़ोन इन प्रोग्राम है। 12 बजे से 1 बजे तक विषय से जुड़े हुए सवाल आप हमसे कर सकते हैं। तो 0755-266-0049 टोल फ्री नंबर यानी निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कीजिएगा। 1800-233-0040। आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज़ बोल देती हूँ, जो कि गला खराब यानी थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, फीवर की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बताती हूँ आज की तिथि। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष पंचमी, 11 अप्रैल 2023 और दिन है मंगलवार। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। और आज जिन सभी का बर्थडे है, एनिवर्सरी मना रहे हैं, यानी किसी भी मायने में आज का दिन जिन लोगों के लिए खास है, उन सभी को दूरदर्शन परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। अब चूंकि बहुत खास है आज का दिन, आज जो विषय चुने गए हैं ना, वो युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो वही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी खास है। तिथि भी खास है, मतलब आज की तारीख में हम तेग बहादुर जयंती मना रहे हैं, तो वहीं हम ज्योतिबाई फुले का जन्मदिवस भी मना रहे हैं। और किन मायनों में आज की तारीख खास है, उसको जानने के लिए देखिए हमारा आज का इतिहास। आज का इतिहास कह रहा है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे की, यानी NSMD, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। यानी हर साल 11 अप्रैल को मातृत्व सुविधा और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड पार्किंसन डे की। जी हाँ, आज के दिन ये दिवस भी मनाया जाता है। और मोहम्मद अली को दुनिया का एक महान मुक्केबाज हम सभी जानते हैं, आपको पता है वो भी इसी रोग से ग्रस्त थे। अगली हम बता देते हैं आज की तारीख 1869 की बात करेंगे, कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। और आपको एक रोचक बात भी बताएं, आज जहां कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वहीं इसी दिन 1983 में बेन किंग्सले की फिल्म गांधी को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। बात कर लेते हैं 1887 यानी भारतीय कलाकार जैमिनी रॉय और 1937 को भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन का जन्म हुआ। चंद्रशेखर जी के लिए भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 1976 की भी, कि स्टीव वाजनेक का बनाया पहला एप्पल 1 कंप्यूटर आज ही के दिन जारी हुआ था। 2011 की बात करेंगे, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी को उनकी पहली रचना इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर सम्मान भी मिला था। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन की हम बात करें, या फिर हम बात करें 1921 में रेडियो में पहली बार खेलों की लाइव कमेंट्री आज ही के दिन शुरू हुई थी। 1930 की बात करें, किस किस को ऋषिकेश का वो इस्पात के तारों का झूलता हुआ पुल याद है? आपको पता है 1920 की हम बात करेंगे। इसी जो हम स्क्रीन पर अभी जो पिक्चर दिखा रहे हैं, ये पूरी जनता के लिए 1930 में खोल दिया गया था। इसे हम सभी लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। और अब लास्ट बट नॉट दी लीस्ट यानी अंत में एक और महत्वपूर्ण हमारी बॉलीवुड की अदाकारा की बात करेंगे, जो कि थिएटर आर्टिस्ट भी है, रोहिणी हट्टंगडी जी की बात करेंगे। उनका भी आज जन्म दिवस भी है। तो ये जो इतिहास की तारीखें थी, बहुत सारे मायनों में खास है। उसी में से 2 तारीखें हमने उठाई हैं और 2 महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। फोनों पर भी हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा विचार तो रह ही गया, सुविचार यानी विचार से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो बताते हैं आपको आज का विचार। विचार कह रहा है कि कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। ऊपर वाला सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। और पता है आज की तारीख इस श्रम के मामले में भी खास है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी आज ही के दिन 1919 को की गई थी। जी हाँ, श्रम को सम्मान देने के लिए आज के दिन को मनाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं, विषय बता देते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि युवाओं और खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए आज का दिन खास है और इसी विषय से जुड़े हुए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संचार कौशल की, यानी कि कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यानी कि संप्रेषण की बात करेंगे। तो जीवन में कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का क्या महत्व है, पहला विषय तो हमने ये चयन किया है इस विषय का, जिस पर चर्चा करेंगी, जानकारी देंगी इस विषय से जुड़कर डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव। आपको इनका परिचय हम देंगे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप विषय नोट कर लीजिएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर हैं अंग्रेजी विभाग और इसी के साथ IES यूनिवर्सिटी भोपाल। तो बहुत बहुत स्वागत है रेणु मैम आपका। और अब अगला परिचय हम करवाएंगे हमारी अगली अतिथि, जो अगले महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली, वो विषय होगा विश्व मातृत्व दिवस। दरअसल सुरक्षा, जो राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस, ये पूरा उसका नाम है, ये मनाया जाता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मालती भोजवानी, प्रदेश की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का। दोनों ही अपने विषय की महारथी। हम चर्चा करेंगे, शुरुआत करते हैं। चूंकि घर की मुखिया जो होती है वो भले ही हम पुरुष को मानते हैं, लेकिन घर तो पूरा चलाती स्त्री है। तो स्त्री का ध्यान रखने के लिए, खास तौर से जब वो गर्भवती होती है, उसका ख्याल रखने के लिए आज के दिन हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो मालती मैम, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस दिवस के बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे और जानेंगे कि किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वाकई विडंबना है कि आज भी भारत में 3500 से भी ज़्यादा मृत्यु जो होती है वो गर्भावस्था के दौरान होती है। तो हर गर्भवती को मिले पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। तो हम जानते हैं, हमने सवाल रखा मैम से और मालती भोजवानी जी से हम चर्चा करने वाले हैं। जी मैम, आज जो नेशनल मातृत्व दिवस है उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए। हम सभी जानते हैं कि जन्म देने के दौरान जो माँ है वो एक नई जिंदगी की पैदा करती है, उसको जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। और गर्भावस्था एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, मतलब वो ख़ास है और उसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी सारे होते हैं। तो हम सभी ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये गर्भावस्था सबसे कैसे सुरक्षित बन सके। आज भी हमारे देश में करीब 2.5 करोड़ बच्चे का जन्म होता है और इसी दौरान, जैसे प्रिया मैडम ने बताया कि करीब करीब 1 लाख के ऊपर करीब करीब 102 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और ये बिल्कुल युवा महिलाएं हैं, जिसको हम सही ढंग से यदि हम इलाज दे दें, उनके कॉम्प्लिकेशंस को सही ढंग से देखें, उनका जो खान पान का ध्यान रखें, तो हम समझते हैं कि ये मातृत्व की जो मौत की दरें हैं वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में देखा गया कि मातृत्व की जो मरने की मृत्यु दर है वो काफ़ी हद तक कम है। तो हमारे देश में हालांकि बड़ा चैलेंज है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमें सतत कोशिशों में लगे रहना चाहिए कि हमारी मृत्यु दर जो गर्भावस्था के दौरान है वो कैसे कम की जा सकती है और उसके बारे में कैसे हमारी महिलाओं को जागरूक होना है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम अभी सुरक्षित मातृत्व दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, हम बात भी करेंगे संचार कौशल की, क्योंकि हमने बताया कि युवाओं के लिए भी खास है। तो एक सवाल मैं रेणु मैम से रखूं, उसके पहले हम आपको बता देते हैं 0755-266-0049 और इसके अलावा टोल फ्री नंबर का भी इस्तेमाल कीजिएगा। और सबसे पहले एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, ये नंबर बताते बताते, तो स्वागत करते हैं और उनका सवाल हम लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बताइएगा क्या सवाल आप करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ जी। एक गर्भवती औरत के लिए क्या क्या किन किन सावधानियों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वो प्रसव पीड़ा के दौरान जो मृत्यु हो जाती है उससे बची रहे जी। और जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। नमस्कार जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल किया। और जब पुरुष इस तरह के सवाल करते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि वो अपने परिवार की महिलाओं का कितना ख्याल रखते हैं। जी मालती मैम। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतवर्ष में जो बचपन कम उम्र में जो शादियाँ होती है उसकी फ़िलहाल हम सभी को जागरूक होना है कि बच्चियों की शादियाँ बहुत कम उम्र में ना करें।
कम से कम उनकी उम्र 20 के ऊपर रहे, नहीं तो 18 के ऊपर भी रहे, ताकि उनका जो शरीर है वो जो प्रजनन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। बहुत ही कम उम्र में जब भी बच्चा होता है तो ये एक रिस्क वाली कंडीशन हो जाती है। और दूसरी है कि हम जब भी प्रेगनेंसी के बारे में या गर्भावस्था के बारे में सोचते हैं तो घर के सभी को या पति पत्नी दोनों को मिलके उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए। सडनली एकदम से गर्भावस्था की स्थिति में नहीं आना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, अपने पूरे शरीर का चेकअप करना चाहिए। गर्भावस्था के पहले महिला कितनी फिट है या उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, उसका हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा है, उसमें कोई अनुवांशिक कोई तकलीफ तो नहीं है, जैसे थैलेसेमिया की तकलीफ रहती है, कभी थायराइड है, कभी बीपी हाई रहता है, कुछ इस तरीके के जो मेडिकल इश्यूज़ हैं इनको पहले हमें ठीक करना चाहिए। उनके शारीरिक फिटनेस डॉक्टर के पास जाके हमें उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और उनमें कोई भी कमियां रह जाती है उसको भी हमें करेक्शन करना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग करके हम जब भी गर्भधारण करते हैं तो उसके परिणाम काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, जैसे कि अबॉर्शन की दरें कम हो जाती है, बच्चों का कम वज़न होना कम हो जाता है, और साथ में हम रेगुलर उसके लिए चेकअप्स कराते रहें। और डॉक्टर्स जो भी सप्लीमेंट है, आजकल तो इवन सरकार में आंगनबाड़ियाँ हैं, आशा वर्कर्स हैं, और सभी आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड सभी कुछ हमें फ्री में महिलाओं को मिलता है। सिर्फ ज़रूरत है महिलाओं को, आप कहीं पे भी रहें, उनको अपनी आसपास जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा है, उनके पास चले जाना है, अपना नाम रजिस्टर करना है और उनका रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्भावस्था एक खास अवस्था है। उस दौरान कभी भी कुछ भी जटिलताएं पैदा हो जाती है, जिनका हम टाइम से यदि उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और यदि माँ का एनीमिया का स्तर अच्छा है, सभी कुछ उसकी हेल्थ अवस्था बिल्कुल फिट है, तो फिर कॉम्प्लिकेशन होने की मात्रा भी कम हो जाती है। और कॉम्प्लिकेशन का जल्दी से जल्दी इलाज मिलना, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना, ये सारी जो जिम्मेदारी है वो फैमिली की है, कुटुंब की है, साथ में समाज की भी है। तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि सभी गर्भवती महिलाओं के खान पान का ध्यान, उनके ट्रीटमेंट का ध्यान, उनके आराम का ध्यान, उनको पहुंचाने का, हॉस्पिटल पहुंचाने का ध्यान, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सही बात है। अगला सवाल मैं संचार कौशल को ध्यान में रखते हुए करूंगी रेनू मैम। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या है संप्रेषण, कितना महत्व रखता है हर मायने में, चाहे स्कूल, कॉलेज, नौकरी, हर स्तर पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करने लग जाए तो शायद आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाए। बिल्कुल, सारी समस्या जो पैदा होती है वो होती है। अभी मैं देख रही थी एक और कम्युनिकेशन स्किल्स की जो काफ़ी ट्रेनर हैं, वो बता रही थी जब हम बातचीत करते हैं तो क्या रियली में हम सुन रहे हैं दूसरे को। पहले तो जैसे आज विषय है कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि ये क्यों जटिल बना हुआ है, क्यों कम्युनिकेशन नहीं होता, इसीलिए इस पे बात हो रही है। वो इसलिए नहीं होता कि जितने भी 4 उसमें एस्पेक्ट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो कवर नहीं होते। कैसे? जैसे हम अभी इस विषय पे बात कर रहे हैं, 2 विषयों को हमने रखा है जी। तो जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, और उसके बाद जो दिक्कतें हैं, जैसे आपने कहा, अभी देख लीजिए हम लोग एक ही रूम में बैठकर मोबाइल पे बात कर लेंगे, लेकिन वी विल नॉट बी स्पीकिंग टू ईच अदर। सही बात तो सबसे पहले ये जो बीच में बैरियर है इसको दूर करना है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग मान रहे हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन। जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए देख रही हूँ, तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे करना ही है, इंग्लिश लैंग्वेज में। और कोई भी भाषा हो, उसका मेन मुद्दा ये होता है कि आपका मैसेज दूसरे को समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही। और उसमें आपके जो आप नहीं कहते, उससे ज्यादा आप जो करते हैं वो कम्युनिकेशन है, एंड मोर सो नॉन वर्बल। बिल्कुल मैम, आपने वो बात याद दिला दी मुझे, क्योंकि श्रवण और बोलने, वक्ता वाली बात जब की जाती है तो मंच पर खड़े होकर बोलना, क्योंकि हम संवाद की बात कर रहे हैं, संप्रेषण की बात कर रहे हैं, तो मंच पर खड़ा होकर बोलने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए होती है, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा हिम्मत बैठकर सुनने के लिए चाहिए होती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे ज्यादा मिसिंग जो मैं देखती हूँ वो है लिसनिंग स्किल्स। और जब तक लिसन नहीं करेंगे, जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं वो पहले सुनते हैं, और वो बहुत कम संक्षिप्त में अपनी ब्रेविटी के साथ
ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, जीबी शॉ ने बोला भी है। अपनी बात को कंसाइज वे में, टू द पॉइंट वे में, विषय वस्तु को ध्यान में रख के, क्योंकि बिग बॉस क्या है? बिग बॉस है कंटेंट। सही। आपके कंटेंट को लोग पहले देखेंगे, हाँ। उसके बाद तो आप मैसेज आप समझा पाए, तो वो अभी मिसिंग है, क्योंकि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं। तो लिसनिंग हमें 2 कान इसीलिए मिले, विच इज़ अ वेरी क्लीशेड थिंग, बट यहाँ मुझे वो याद आ रहा है। बिल्कुल। बाराबंकी से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, और हम उनका सवाल लेते हैं। मालती मैम ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल आपके लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। मैं जानना चाहता हूँ कि गर्भावस्था के दौरान महिला को कितना आराम करना चाहिए। दूसरी चीज, जो पारिवारिक सहयोग होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। हाँ। गर्भावस्था के दौरान जो खतरे के संकेत हैं, हाँ। वो कौन कौन से हो सकते हैं, उससे किस प्रकार से महिलाओं को सचेत रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल था कि परिवार का सहयोग कैसे रहना चाहिए। हाँ। गर्भावस्था के दौरान सबसे पहला सवाल था उनका कितना आराम करना चाहिए। हाँ। गर्भावस्था के दौरान महिला को कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटे का आराम करना चाहिए, और रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी वाली नींद लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए और महिला के खुद के, क्योंकि अब गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के कारण जो थकान की फीलिंग है वो बहुत जल्दी आ जाती है, और कभी कभी महिला का ब्लड भी कम रहता है, उसको एनीमिया होता है, इसलिए भी आराम करने की नौबत आ जाती है। दूसरा है पारिवारिक सहयोग की। मैं जहाँ बात करती हूँ वहाँ पे जो माहौल है जो गर्भावस्था के दौरान वो बिल्कुल खुशनुमा बना रहना चाहिए, और संवाद होते रहना चाहिए। महिला की उसकी तबीयत के बारे में रोज़ पूछना चाहिए। उनके खान पान, जैसे हम गर्भावस्था में ये सलाह देते हैं कि आपको हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाते रहना है। छोटे छोटे मील्स, मतलब छोटी छोटी सर्विंग्स, छोटे छोटे पोर्शंस खाते रहना है। तो हर 2 घंटे में घर में जो भी कोई है, आपके बड़े, उनके पति है, मम्मी हैं, सासू जी हैं, इन सबको, महिला को ये ध्यान में, क्योंकि कभी कभी महिला इतने काम में लगी रहती है कि वो कुछ खाना पीना भूल जाती है, या कभी उनको पूजा करनी रहती है तो वो कहती है हम पूजा करके खाएंगे, या उपवास करती रहती है। तो इन सब बातों से उनको दूर रखना है। बल्कि उनको सवेरे उठ से ही कुछ खान पान देना है। हर 2 घंटे में कुछ जूसेस हैं, फल हैं, कुछ अच्छे स्नैक्स हैं, नट्स हैं, चने हैं, मूंगफली है, ये जो काफ़ी जो हेल्दी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो खिलाने पिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गर्भावस्था में दौरान काफ़ी हद तक शुरू के 3 महीनों में वॉमिटिंग्स होती है, तो उसी दौरान उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनको मेडिसिन देनी चाहिए, उनको जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो देने चाहिए। यदि उनके मन ना भी करे तो भी उनको थोड़ा थोड़ा खाने पीने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। और पूरे दिन में इस तरह से जो हेल्दी खाना होता है, जैसे दाल चावल है, रोटी है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, चटनी है, इन सब जो भी अच्छी वाली चीज़ें हैं उनको खान पान में देना चाहिए। उनको चाय कॉफ़ी कम लेने की सलाह देनी चाहिए, और साथ में खुशी के माहौल देना चाहिए ताकि उनका मन खुश बना रहे। ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस कम या तो तनाव कम रहने के कारण भी प्रेगनेंसी में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, बीपी कम बढ़ता है, और उनके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण यदि अच्छा माहौल घर में बना रहता है तो डेफिनेटली महिला को ज़्यादा सुकून महसूस होता है, ज़्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी महसूस होती है, और वो सपोर्टेड फील करती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स के कारण तनाव भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि संचार की हम बात करें, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण विषय पर भी हम बात कर रहे हैं, सुरक्षित मातृत्व। तो इसका उदाहरण यही पेश किया जा सकता है। जितनी भी गर्भवती महिलाएं या जितनी भी स्त्रियां इस वक्त कार्यक्रम को देख रही होंगी परिवार के साथ बैठकर, वो भी अपने सवाल रख सकती हैं। अपनी सेहत के बारे में बात करने का अधिकार भी है और मौका भी है, दस्तूर भी है। तो अच्छा, आगे एक सवाल रखूं रेणु जी से। तो एक बहुत खूबसूरत सी बात है जिसका बेस मैं बनाऊंगी, क्योंकि आने वाली 14 तारीख जो है वो बहुत खास है। मध्य प्रदेश की धरती पर कई महान शख्सियतों ने जन्म लिया। 14 अप्रैल को ऐसी ही एक महान शख्सियत ने जन्म लिया था जिसका नाम है बाबा भीमराव अंबेडकर। और वो कहते थे कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। क्या कहती है रेणु में? एजुकेशन का रियल मतलब क्या है? आउटकम बेस्ड एजुकेशन है आज। और थैंक्स टू एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इस विषय में हम आए थे एक बार दूरदर्शन पर ही, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल। तो उसमें
जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, तो आउटकम क्या अचीव करना चाहते हैं आप? आउटकम आपका है चीज़ों को सही बनाना, सुलभ बनाना। और जो अंबेडकर जी ने जो इस चीज़ को किया है, आप फिर से उसको दोहराइए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। कि अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जीना मैंने है। इसलिए भी बोला कि अच्छा बनने के लिए जीना है। मैं बच्चों से पूछती हूँ, स्टूडेंट से, बीटेक और वो फार्मेसी, जाने क्या क्या, नर्सिंग, कि भाई ये एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है, बिल्कुल सही। इनको क्या बनाना है एजुकेशन से, कम्युनिकेशन स्किल्स किस चीज़ के लिए? तो आपको अच्छा सिटीजन, अच्छा पर्सन बनाने के लिए एजुकेशन है नंबर 1। अगर भीमराव अंबेडकर अच्छे पर्सन नहीं होते, उन्होंने कुरीतियां जो थी उस पर काम नहीं किया होता, क्योंकि मैंने सीरियल देखा है उनका, और उस लड़के से मैं बहुत प्रभावित हूँ जिसने उसको एनैक्ट किया। अब तो मैं नहीं देखती सीरियल को, उस रोल को, लेकिन बहुत ही बढ़िया उन्होंने, अच्छा जो आपके विचार हैं, अगर आप अच्छे सिटीजन हैं तो ही आप देश के लिए सोच पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हो या कुछ भी हो, उसमें कारगर काम कर पाएंगे। आप देखिए, भीमराव अंबेडकर जी बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। उन्होंने एक संविधान दिया, और उसके अलावा जो उन्होंने जिन चीज़ों पे काम किया, आज भी उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो वो आप जो नहीं करते, जो आप कहते हैं उससे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, आप जो करते हैं उससे विजिबल ज़्यादा होता है। ये तो सही है कि जो दिखता है वो बिकता है, बट जो रियल कम्युनिकेटर्स होते हैं, जितना भी मैंने महसूस किया है, भीमराव अंबेडकर जी हों और बहुत सारे वक्ता हों, या आपने बोला भी कि वो बहुत कठिन है, लेकिन ये कठिन बहुत है कि सहज कैसे रहना है। बिल्कुल सही बात। और जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है रेनू मैम, इतने खूबसूरत विषय पर हम चर्चा करें, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों दे रहे हैं इस विषय से जुड़कर, तो दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, सजीव फोन इन प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यानी आप सीधे जुड़ सकते हैं और इस विषय से जुड़कर हमारे विशेषज्ञ से इस पर चर्चा कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है आप कर सकते हैं। तो 0755 भोपाल का कोड है, 2660049 ये लैंडलाइन नंबर है, और इसके अलावा टोल फ्री यानी निःशुल्क सेवा 1800-233-0040 डिस्प्ले भी हो रहा होगा स्क्रीन पे, नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको तो नंबर रट भी गए होंगे। तो हम बात करें जीवन में संप्रेषण कला पर हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि हम संचार पर बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है गर्भवती महिला का अपने सेहत का ख्याल रखते हुए खुद सवाल करना। ये भी एक संचार कौशल कहा जाएगा कि महिला अपनी सेहत का ध्यान रख रही है। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी। ठीक, बिल्कुल। इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं का यदि शैक्षणिक स्तर अच्छा रहेगा, उनका एजुकेशन अच्छा है, तो डेफिनेटली वो अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगी, पढ़ पाएगी कि प्रेगनेंसी में कौन सी जटिलता होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं और कौन सी चीज़ें एबनॉर्मल होती है। हालांकि ये बहुत सारी बातें हम डॉक्टर से भी बात करके हम पता कर सकते हैं, आपकी नर्स से, आपसे हेल्थ वर्कर से, आपकी सोसाइटी में आपकी फ्रेंड से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था के दौरान आपको अपनी बॉडी के लिए बहुत ही जागरूक रहना है और उसके जो भी डेंजर वाले सिग्नल्स हैं वो अपने दिमाग में रखना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। दिमाग में एक और चीज रखने के लिए बोल दूं क्या मैम बीच में आपको? बिल्कुल। हमारे दर्शकों को बता दें, ताज़ा अपडेट आपको दे रही हूं मैं इस वक्त स्क्रीन से कि हाल ही में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कस्तूरबा गांधी की जयंती पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, आज के दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित कर दिया है। और ये जानकर खुशी होगी आपको कि विश्व में भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ये काम किया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं भारतवासियों को। तो मैम हम कंटिन्यू रखेंगे इसी के साथ। बहुत बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए ही इस दिन का उद्देश्य बन रहा है। वैसे तो मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि महिलाएं एम्पावर्ड रहें, अपने आप को खूब सारा शिक्षा का स्तर दे दे, इतना हाई बने कि वो सब चीज़ें जल्दी से समझ जाएं, वो प्रेगनेंसी की कौन सी स्थिति अच्छी है, कौन सी स्थिति में अब नॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाना है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, किसी भी तरीका दर्द होना, कमजोरी लगना, सांस फूलना, ये सारे सभी लक्षण हैं। और ख़ासकर
दूसरी या तीसरी तिमाही में वाइट डिस्चार्ज होना, सफ़ेद पानी का निकलना, पानी जैसा द्रव निकलना, ब्लीडिंग होना, बीपी का बढ़ जाना, या आपको कभी कभी लगे कि डायबिटीज़ के लक्षण आ रहे हैं, बच्चे की हलचल कम महसूस हो रही है, शरीर पर बहुत ज़्यादा सूजन का आ जाना, इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं, यदि आप रेगुलर अपने चेकअप्स कराते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा जल्दी नहीं जा सकते, आप कोई दूर दराज गांव में हैं तो आप मैं समझ सकती हूँ आप मोबाइल से, आप किसी भी सोशल मीडिया से ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल। रेणु मैम, क्या संचार कौशल को हम बतौर करियर भी देख सकते हैं? मतलब दूरगामी इसके परिणाम देख सकते हैं जिसके अंदर ये कौशल है, मतलब जिसको जो करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये तो सबसे अच्छा करियर है। पहले हम लोग जब थे तो उस समय बायो और ये सब चलता था, तो कोई बोल देता था मुझे ह्यूमैनिटीज में आना है, आर्ट्स में आना है, तो अरे अच्छे मार्क्स नहीं आए क्या? आज बहुत ही साइकोलॉजी है या फिर सोशियोलॉजी है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। करियर काउंसलर या फिर काउंसलिंग ही आप देख लीजिए, बच्चों को सही दिशा तो मिले, तो उसके लिए जो इसमें करियर बना रहे हैं, मैं तो नतमस्तक हो जाऊंगी क्योंकि इसकी कमी है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं। हम क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि बच्चा ग्रामर में बचपन से ग्रामर सीख रहा है। अब ग्रामर तो एक एस्पेक्ट हो गया, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा? तो कुछ तारतम्य बने, पूरा बिगिनिंग से लास्ट तक ऐसा बने, और इसके लिए हमें बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए। टीचर्स ही क्यों, कोई भी कम्युनिकेटर हो, जो मंच पे हो सकते हैं या किसी और जगह पे हो सकते हैं, सोशल मीडिया में सोशल वर्कर्स हो सकते हैं जी। और ये अच्छे से कम्युनिकेट करना, और इसमें करियर बनाएंगे तो अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छे से अपनी बात कर सकते हैं और आप कैंपस के लिए बढ़िया तैयारी करा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ मॉर्निंग असेंबली होती है, किसी कॉलेज में शायद नहीं होती हो, IS यूनिवर्सिटी में, और उसको इसीलिए रखा गया कि बच्चे 4 लाइन नहीं बोल सकते अगर हिंदी अच्छी सी हिंदी में या इंग्लिश में, तो मैं तो प्रिया मैम ये बोलूँगी, बहुत ही अच्छा सोचा आपने, बहुत लोगों को आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है बोलना एक कला है, बिल्कुल है, जो शायद हर किसी में आती तो नहीं है, लेकिन सीखी जा सकती है। अब इतने आपने बता ही दिया कि इतने सारे प्रशिक्षु मौजूद हैं जो इस तरह से मतलब प्रशिक्षण देते हैं संचार कौशल को लेकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर की हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक महत्वपूर्ण चीज़ उनके बारे में बोलना मैं रह गई थी, तो मैं बात बताना चाहूँगी उससे जुड़ी हुई, चूँकि मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि 14 तारीख को उनकी जयंती मनाई जानी है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उन्होंने महिलाओं के 8 घंटे से ज़्यादा समय तक काम करने पर रोक लगाई थी। वो एकमात्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि महिलाएं 8 घंटे से ज़्यादा श्रम नहीं करेंगी, वरना पहले 8 से 10 घंटे और कभी कभी ये श्रम का समय 14 घंटे तक हो जाया करता था। मैम, वर्किंग प्लेस से जुड़ा हुआ है सवाल मैं आपसे रख ही लेती हूँ, चूँकि हम सुरक्षित मातृत्व दिवस मना रहे हैं। तो कितनी देर खड़े रह सकते हैं, क्योंकि 8 आवर्स की तो ड्यूटी होती ही है, कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली कुछ जो प्रोफेशंस हैं उसमें काफ़ी लंबा समय तक, जैसे एयर हॉस्टेसेस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट होटल्स हैं, इन सब में तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि आप आधा से 1 घंटे तक आप खड़े रह सकते हैं। उसके बाद ये टू चेंज द पोजीशन, आपको फिर बैठना है या थोड़ा सा वॉक करना है, आपने पाँव को आराम करना है, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि बहुत लंबे समय तक खड़े रह के ड्यूटी करने वाली स्पेसिस में आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करना है, ताकि उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे। और आपको, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने से बच्चे का जो रक्त प्रवाह है वो भी अफेक्ट होता है, और साथ में कभी कभी वेरिकोस वेन्स की तकलीफ़ें भी हो जाती है। और ये भी सलाह दी जाती है कि आपका यदि काम ऐसा है कि लंबे खड़े रहने का है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह है, तो उनको स्टॉकिंग्स पहन के भी वो लोग अपना काम कर सकते हैं, या अपने पाँव के बीच बीच में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मैम। चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है,
हम इससे जुड़े हुए सवाल करना चाहेंगे, इस पाक महीने से बात करना चाहेंगे। लेकिन इसके पहले दर्शकों को ये बता दें, चूँकि ये 30 दिन जो होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस 30 दिनों को 3 अशरे में बांटा जाता है, यानी 3 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। पहला, बरकत, रहमत और मगफिरत। तो जिस तरह से रहम बरसाए अल्लाह, बरकत दे अल्लाह और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अभी दूसरा आश्रा चल रहा है, दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो ये 30 दिन किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं और रमज़ान की क्या अहमियत है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर इस वक्त महत्वपूर्ण सदस्य जुड़ चुके हैं, उनका परिचय देना चाहेंगे। तारिक मोहम्मद साहब, हाफिज़ साजिद साहब इनको कहा जाता है, इमाम मस्जिद बेनज़ीर कबीर से ये हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी शुभकामनाएं। महत्वपूर्ण माह चल रहा है, पाक माह चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने एक छोटी सी एक कहा जाए कि पंक्तियां बस बता दी दर्शकों के लिए। मैं चाहूंगी कि 5 बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है रमज़ान का माह। आप इसकी जानकारी दीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, ये बड़ा कीमती और बड़ा बाबरकत वाला और गुनाहों से आज़ादी और गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम बंदों के गुनाहों को बख्श देते हैं इस महीने के अंदर। और ये दूसरा अशरा चल रहा है और तीसरा अशरा इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएगा, ये आग से आज़ादी है। इन तमाम अशरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के गुनाहों को बख्शते हैं और गुनाहों से बख्शने के साथ साथ में उन पर रहमत और बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। और अल्लाह अपने तमाम बंदों से बेइंतहा प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हर एक से अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह की रहमत इस महीने के अंदर, इस पवित्र महीने के अंदर बहाना ढूंढती है अल्लाह की रहमत कि मेरा बंदा किस तरीके से गुनाहों से बचकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत की तरफ आ जाए, अल्लाह के रसूल की इताअत की तरफ आ जाए। ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है और ये ऐसा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के एक भी गुनाह को नहीं छोड़ता है। तो जब अल्लाह ने हमारे लिए फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। एक कौल है, ईज़ाए मुस्लिम हराम है, यानी किसी भी मुसलमान को या किसी भी इंसान को तकलीफ देना इतना बड़ा गुनाह है शरीयत के अंदर कि जितना बड़ा गुनाह काबे को, जो खाना काबा है, उसको भी ढाने से भी बड़ा गुनाह है। किसी भी मुसलमान का अगर हमसे दिल दुख गया, किसी भी इंसान का, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी जात पात से ताल्लुक रखने वाला हो, हत्तल इम्कान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी हमारी जात से तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है हाजी साहब कि हर इंसान को किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जी बेशक, सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद है धर्म भी। और इस वक्त तो दोजख के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, ये खास बात तो बहुत महत्वपूर्ण समय है पुण्य कमाने का। बहुत हम प्यारे नबी साहब की बात करना चाहेंगे। मैं चाहूँगी आप ये जानकारी भी दीजिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, क्या कहा है उन्होंने महिलाओं के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घर की जिम्मेदारी सौंपी है और घर की जिम्मेदारी पे उसको हाकिमियत अता फरमाई है कि औरत जो होती है, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी मदारिस के अंदर हम एडमिशन लेते हैं, तो वो 4-5 घंटे के लिए लेते हैं, लेकिन पूरा का पूरा समय हमें घर के अंदर गुजारना पड़ता है माँ के सामने। तो सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ा कॉलेज माँ की गोद होती है, जिसके अंदर बच्चा तरबियत पाता है, परवरिश पाता है। और 24 घंटे की जिंदगी माँ के सामने जो होती है, और उसी के असरात जैसे माँ बाप हमारे होते हैं, वही असरात हमारे जिंदगियों के अंदर, यानी बेटों के अंदर, बेटियों के अंदर आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अशरे के अंदर एतिकाफ फरमाया करते थे। और एतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुअतकिफ जो होता है, एतिकाफ करने वाला, हर गुनाहों से महफूज होता है, और इसलिए इतनी नेकी उसके लिए लिखी जाती है जितनी एतिकाफ करने वाले के लिए लिखी जाती है। एतिकाफ करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि गुनाहों से महफूज हो जाता है। बता औकात ये होता है कि कोताही और लफ्ज़ से कुछ असबाब ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसमें गुनाह में इंसान मुब्तला हो जाता है। लेकिन ऐसे मुतबर्रिक वक्त के अंदर इंसान यानी अपने आप को लगाता है, औरत अपने घर के अंदर मुअतकिफ रहे, एतिकाफ करती रहे, तो और घर के कामकाज के साथ में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करती रहे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती रहे, तो ऐसे माहौल के अंदर और ऐसे वक्त के अंदर वो औरत और अपने जिस
काम के लिए भी दुआ करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस दुआओं को कबूल फरमाता है इस पवित्र महीने के अंदर और इस बाबरकत वक्त के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ हाफिज साहब जुड़े हुए थे, कितनी खूबसूरत जानकारी दे रहे थे और कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है। महिलाओं के नज़रिए से अगर मैं बात करूं, इंसानियत के नज़रिए से अगर मैं बात करूं, रेनू मैम, कितना महत्वपूर्ण है एक महिला का दर्जा, ख़ास तौर से माँ का दर्जा घर में। माँ को सुरक्षित रखना, उसको स्वस्थ रखना, उसकी सेहत का ध्यान रखना, हर धर्म में माँ का महत्व सबसे ऊपर है। आपने तो बोल ही दिया, जो मदर है वो बेस है। हाँ। और अगर आप मदर को, लड़कियों को शिक्षित करते हैं तो आप सब सारे समाज को शिक्षित करते हैं। दूसरे अंबेडकर जी की आपने बात की तो उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था अपनी माँ का। हाँ, क्योंकि वो बड़ी मुश्किलों में थी और बीमारी से जूझ रही थी। जब उन्होंने खोया उनको, तो और उन्हीं के अंश उसमें आए हैं, बच्चों में आते ही हैं। तो जो मदर है वो तो पिलर है। अगर आप देख लीजिए, कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी इकोनॉमी नहीं है, तो भी मदर कहीं से भी वो आवश्यकता है घर की, तो वो कहीं से भी सामान लाके रख देंगी। और किस तरह से वो जीनियस की तरह वो चलाती हैं, अपनी मिनिस्ट्री होती हैं। और उन्हीं का जो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मैं इससे उससे भी जोड़ूंगी, उसी से सारा पूरी फैमिली को समझ में आता है कि कैसे बाहर वालों से बात करना है, क्या करना है। और मदर अगर स्वस्थ रहे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। माएँ अपने को निगलेक्ट कर देती हैं, तो मैं कहना चाहूँगी आज आपका दिन है। जी बिल्कुल मालती मैम, बिल्कुल आज आपका दिन। बिल्कुल बिल्कुल मदर्स तो ऐसे, मैं तो महिलाओं के लिए बताती कि महिलाओं का एम्पावर करना, उनको शिक्षित करना, उनको ढेर सारी सुविधाएं, मौका, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हम कर सकते हैं वो सभी कम है। क्योंकि यदि महिला एम्पावर्ड है, वो सुशिक्षित है, तो समाज भी एम्पावर्ड रहेगा। हमारे जो होने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, वो भी अच्छी एजुकेशन, तालीम हासिल करेंगे और वो भी काफ़ी हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो महिला तो डेफिनेटली हमारी संस्कृति में वैसे भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा मान सम्मान है। देखा जाए तो आदिकाल से देखा जाए तो हम नवरात्र मनाते हैं, हम देवी दुर्गा है, काली माँ है, सभी को एक बहुत ही पावरफुल देवियों के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध करा। सो महिलाओं के प्राचीन समय से ही महिलाओं को बस मैं ये कहना चाहूंगी, अपने को निगलेक्ट ना करें। हाँ, महिलाएं खुद को निगलेक्ट ना करें, वो सक्षम होगी तो वो सारे परिवार को, अपने समाज को सक्षम बनाएगी। और सभी महिलाओं को ये समझना है कि वो अपने पाँव पे खड़ी रहे, वो आर्थिक तौर से भी अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करे, ना कि सिर्फ घर में रह के घर को संभालने की जिम्मेदारी रहेंगी। क्योंकि उनमें भगवान ने इतना पावर भरा है, भगवान ने इतनी फुर्सत से उनको क्रिएट करा है कि उनके सभी तरह की उनमें एबिलिटीज़ है, पावर है कि वो घर भी संभाल सकती है, अपनी कैरियर भी संभाल सकती है, अपना नाम भी बना सकती अच्छी है, मैनेजर होती है। अच्छे, बिल्कुल मल्टीटास्किंग। वापस हम वहीं पर ही आ गए, संप्रेषण, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल, कि जो बिना बोले भी कई बार अपनी बात को समझा दे, उसी के महिला का उसी के लिए जरूरत है अच्छा स्वास्थ्य, अपनी हमारी फिजिकल कैपेसिटी। हम यदि स्ट्रांग हैं तो हम सब कुछ कर पाएंगे, यदि हम कमजोर हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनता है, लेकिन मैं एक छोटा सा और फोन लाइन पर हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण सदस्य जुड़ चुके हैं। चूंकि आज हम बहुत सारे दिन आज मना रहे हैं, तो आज बहुत सारे दिवस में एक दिवस वर्ल्ड पार्किंसन डे भी है, तो हम उस दिवस पर बात करने वाले हैं। इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर कमाल साहब हमारे साथ हैं, होम्योपैथिक है जाने माने। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दिमाग में ये आई बात सबसे पहले तो कि क्या सिर्फ एलोपैथी में ही इलाज संभव था पार्किंसन का, या फिर अब होम्योपैथी में भी इलाज है? तो पहले तो इसी सवाल से हम शुरुआत करते हैं बातचीत की आपसे। जी जी, होम्योपैथी में पॉसिबल है जी ट्रीटमेंट जी, क्योंकि जेनेटिक या वैसे एनवायरनमेंट की वजह से ज्यादा आती है। हाँ, तो वो में भी पॉसिबल होम्योपैथी से अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। सुना तो ऐसा गया है डॉक्टर साहब कि 50 साल के बाद में इस तरह की जो पार्किंसन की जो बीमारी है वो देखने को मिलती है, लेकिन 5 से 10% ऐसा है जो इस आयु से पहले भी देखने को ये बीमारी मिलती है। क्या ये सच है?
25 से 26 साल की एज में भी देखने को ज्यादा मिल रहे हैं आजकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करने में आ रही हैं, मेंटल हाँ। ज्यादा लोग लोड ले रहे हैं, जी। नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों के कारण भी कम एज में भी देखने को मिल रही है आजकल। बिल्कुल। अब अगर चूंकि आपने बात की है शुरुआती ये जो एज की बात करें 25 से 26 साल की, तो कैसे पहचाना जाए 25 से? क्या ये नॉर्मल जो बात कही जाती ना कि मैं भूल गया और आजकल मैं भूलने लग गई हूँ, तो क्या ये लक्षणों के अंतर्गत लिया जाएगा? हाँ, इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्रिप्टेशन, बॉडी में वर्डिंग पूरी तरीके से नहीं बोल पाना, कोई वर्ड बोल रहे हैं तो पता चला वो रुक रहे हैं या फिर अकला के बात करने जैसा साइन कर रहे हैं तो अपना पेन सही से नहीं मूव कर पा रहे हैं। इस टाइप के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। हाँ। अब अगर लक्षण, चूंकि लक्षणों का जिक्र हो ही गया है, तो रात में जागना लक्षणों के अंतर्गत लिया जाएगा? क्योंकि आज का युवा ऐसा है कि समय देखता ही नहीं है, अगर लगे हैं मोबाइल में तो लगे हुए हैं 10 से 11, 11 से 12 और फिर आधी रात हो जाती है। जी जी जी। क्या कहेंगे सर? मैं चाहूंगी जानकारी दीजिए। हाँ, नहीं, ये उसी के लक्षण है। ये इस टाइप की बीमारियों को आप बुला हुआ है अपनी बॉडी में, हाँ। उन्हीं के लक्षण कमाल साहब, दरअसल हम सुरक्षित मातृत्व दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनका देर रात तक जागना, या फिर ये भी सवाल मैं करूं कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं जो 25 से 26 साल की आयु की हैं उनमें भी क्या ये बीमारी देखने को मिलती है? बिल्कुल देखने को मिलती है। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर कमाल, और जाने माने होम्योपैथिक है, और बहुत सारा धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला हमसे चर्चा करने के लिए। मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब आप आगे बढ़ा दीजिएगा कि किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान? बिल्कुल, गर्भावस्था जैसे कि मैंने बताया कि स्पेशल सिचुएशन है, इसमें बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक नन्ही जान पल रही है, उसका शरीर डेवलप हो रहा है, तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो इसी दौरान सावधानियों के तौर पे तो मेन तो आता है कि आपका न्यूट्रिशन या खान पान बहुत ही सही रहना चाहिए, और आपके रेगुलर खान पान के अंदर आपको हेल्दी चीज़ें खानी है। जैसे ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बाहर खाना खा लें, जंक फूड, फास्ट फूड, या जिसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं, इन सब चीज़ों का, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आप जैसे खाना मैंने बताया कि दिन में 5-6 बार आप 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पे छोटे छोटे उसके जो कोर है खाने के सर्विंग्स हैं वो लें। साथ में आराम का ध्यान करें, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाना चाहिए, और थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती रहनी चाहिए। एक ही जगह पे बैठ के काम करना भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि खड़े रह के काम करना। इसलिए आपको बीच बीच में क्या होता है, ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है, तो आपको बीच बीच में हलचल करना, मूवमेंट्स करना, साथ में अपने आराम का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, अपने जूते कंफर्टेबल रखना, अपने कपड़े कंफर्टेबल रखना। मैम, ध्यान रखने की बात चल रही है तो एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्या? क्योंकि ये मॉडर्निटी वाला समय है, यानी आधुनिकता के दौर में हम हैं, तो अब महिलाएं भी धूम्रपान करती हुई नजर आ जाती हैं, तो इस दौरान सावधानियों में वे महिलाएं, वे युवतियां जो धूम्रपान बिल्कुल, वो मैं बताने वाली थी कि धूम्रपान से तो बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि धूम्रपान तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो भी हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान तो वो एक खतरनाक एलिमेंट है बच्चे के विकास के लिए। बच्चे का वजन कम हो जाता है, बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड कम हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। इसी तरह से चाय कॉफ़ी का भी मैं सलाह देती हूँ कि आपको दिन में कम से 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कैफीन से भी आपकी नींद में खलल पड़ सकता है, आपको चिड़चिड़ापन, आपका बीपी, बच्चे का ग्रोथ, कम वजन के बच्चे पैदा हो सकते हैं। सो धूम्रपान तो हर इंसान के लिए खतरनाक चीज़ है, और गर्भावस्था में तो वो ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। और दूसरा, अल्कोहल, डेफिनेटली अल्कोहल तो वैसे तो हमारी कल्चर में इतना कॉमन नहीं है, पर अब होने लगा है कॉमन। तो सभी युवतियों को, महिलाओं को सलाह है कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपको अल्कोहल से हमेशा दूरी बना के रखनी है। ये अल्कोहल और युवाओं की जोड़ी तो बहुत लंबे समय से अब चली आ रही है, ऐसा लग रहा है इसे ब्रेक करना बहुत जरूरी हो गया। ये 2 शब्द रेणु मैम, संप्रेषण को लेकर आपके अनुभव जरूर जानना चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आप जीती हैं उस शब्द को। हाँ, एक चीज मैं इस तारतम्य में कहूंगी मदर वाले पे, और फिर मैं उसमें जाती हूँ। बिल्कुल, जरूर।
चैलेंजेस क्या हैं कम्युनिकेशन के। मेरी मदर की वो 1 साल डेथ एनिवर्सरी है उनकी, 14 अप्रैल। ठीक है। तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी, वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो आज इस मंच से आई लॉस्ट हर इन कैंसर, हमारी फैमिली, तो उनके लिए भी 14th मुझे आप बार बार बोल रहे थे तो आई वाज रिमाइंडेड, मम्मी मदर बहुत ही। चलिए तो अब आते हैं चैलेंजेस। बहुत ही फनी इंसिडेंट्स हैं मेरे पास, जरूर मैं चाहूंगी शेयर किया जाए दर्शकों के साथ। तो कई बार बच्चे वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं, हाँ। तो बेग दे दो, ठीक तो है। बैग, यू आर बेगिंग, क्या आप क्षमा मांग रहे हो कि आप जो कर रहे हो। और दूसरा कम्युनिकेशन के जो चैलेंजेस उसमें सबसे बड़ा ये है कि हम सोचते हैं कम्युनिकेशन हो गया, हम सब, मैं भी सोचती थी जब मैं शुरू में कॉन्वेंट एजुकेटेड थी तो मैं पढ़ाती थी, तो आज मैं देखती हूँ तो मुझसे लोग कहते थे, जो फीडबैक देते हैं कि आप तो पहली पंक्ति के लोगों को जो इंग्लिश मीडियम होते थे सिर्फ उन तक रीच करती थी। ओके। तो मैंने खुद उससे सीखा कम्युनिकेशन के जो चैलेंजेस हैं, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो स्पेशल है, और जो उनको आता है उनको तो आता ही है। और ग्रामर के तो सबसे बड़े चैलेंजेस है, प्लीज बोर्ड पे सिखाएं, बोर्ड से अच्छा कोई भी सही बात है। आपको वो नहीं मिल सकता, जैसे कहते हैं एड, टीचिंग एड। और जो चैलेंजेस थे, जो वोकैबुलरी है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हमारी मंडे मॉर्निंग असेंबली होती है, वो इसीलिए होती है कि वो किसी माध्यम से पढ़ें लिखें और अपना संचार अच्छा कर सकें। तो जो चैलेंजेस हैं उसमें है आपकी भाषा पे पकड़ तभी बनेगी जब आपके पास शब्द अच्छे पढ़ाई अच्छी करेंगे, चॉइस ऑफ वर्ड्स, डिक्शन अच्छा होगा। डिक्शन दोनों चीजें को बोलता है, प्रोनाउंसिएशन और चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा जो आपका कंटेंट है, प्रिपेयर होके जाएं। आप कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी जिनमें आती है वो लास्ट में आती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उस पे काम करने पर आती है। आज हम लोग किसी विषय पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसको दिमाग में रखा बिल्कुल है, सही। बिना रखे हुए किसी भी विषय में हम समझ जाएं कि इम्प्रॉम्प्टू बोल देंगे, नहीं। उसके लिए तो इसमें जो चैलेंजेस थे, कपिल शर्मा का एग्जांपल दे देती हूँ कि वो काफ़ी हिंदी में अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब उनसे इंग्लिश में आते हैं वो खुद ही अपना मजाक करते हैं कि, तो कहने का मतलब बहुत सारे जो दुविधाएं हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं। अब मैं इंग्लिश की तरफ ना जाते हुए कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हैं कि पहले तो हम ये जान लें कि हमारा पॉइंट है कि हम समझ में आए लोगों को। सही बात है। और हम समझ में ऐसे ही नहीं आएंगे, हम कुछ चीजें बीच में सोचते हैं कि उसको पता है। संवाद की पहली प्राथमिकता ही यही है। और पहले से ये ना सोचे कि इसका लेवल वही है जो सबका है, पहले लेवल जान लीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज शुड बी गुड, या वो शुड बी व्यूअर ओरिएंटेड, शुड बी ऑडियंस ओरिएंटेड। अगर वो 11th का स्टूडेंट है तो 11th के हिसाब से, एक सिलेबस नहीं चलेगा। जी मालती मैम, ख़ास तौर से ये सवाल जो अभी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो संवाद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए भी। कहते हैं ना कि उस दौरान जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, जैसा भी आप पढ़ते हो, जैसा भी आप देखते हो, वो सब असर बच्चे पर होता है। ये सच है तकनीकी रूप से अगर मैं सवाल बिल्कुल, रखूं? उसके बारे में बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं। अच्छा। और ये पाया गया है कि 5th मंथ ऑनवर्ड्स बच्चा अपनी माँ की सब बातों को सुन सकता है, उसके जो भी, इसीलिए तो हम अभिमन्यु की कहानी हमारे इसमें चर्चित है बड़ी। हाँ बिल्कुल। तो गर्भ संस्कार से भी काफ़ी सारा फर्क पड़ जाता है, और काफ़ी चीज़ें, जैसे पेट में बच्चा म्यूज़िक सुन सकता है, आवाज़ें सुन सकता है, लाइट को भी रिएक्ट कर सकता है, अपनी मॉम की जो खाने पीने की खुशबू होती है उसको भी आगे चल के 7th मंथ ऑनवर्ड्स, 8वें महीने में, 9वें महीने में वो खुशबू भी ले सकता है, टेस्ट भी ले सकता है। ऐसी हालांकि स्टडीज़ हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ नहीं है, पर तो भी हमारे प्राचीन समय से तो हम यही मानते हैं कि हम जो आचरण करते हैं, हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो सोचते हैं, जैसे कुछ माएँ म्यूज़िक सुनती है तो बच्चा काफ़ी हलचल करता है, या उनको रिएक्ट करता है, खुश होता है, उसको भी मतलब खुशी का सेंसेशन होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स भी अच्छे फ्लो में रहते हैं, हमारा ब्लड सप्लाई भी अच्छा रहता है। जैसे कोई माँ बहुत गुस्सा कर रही है, चिड़चिड़ा रही है, तो डेफिनेटली उसके जो वाइब्स है
उसकी जो सेंसेशंस है वो पूरे उसके बच्चे की तरफ जाते हैं, उसका ब्लड सप्लाई है, उसके हार्मोन्स हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को असर करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसीलिए हम ये सलाह देते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट है तो आप खुश रहो, आप खुशनुमा माहौल बना के रखें, और उसको अच्छी खुश अच्छी रखने की चीजें जिम्मेदारी रखें, पूरे परिवार की परिवार होती की है। जी रेणु में आप जुड़ना चाह रही हैं? हाँ। मुझे एग्जाम्पल्स याद आए कम्युनिकेशन बिल्कुल बिल्कुल तो वो ये था, एक बच्चे ने कार्मल में लिखा, लेटर लिखा, लेटर तो बहुत हिलारियस होते हैं, मजेदार। ठीक है। तो माई आईज आर कमिंग, अब आप सुन कंजक्टिवाइटिस आंखें आ रही है। और दूसरा बच्चे ने लिखा मंक का, उसका जेंडर क्या होगा दूसरा, तो मंकी, फेमिनाइन जेंडर। तो बहुत जरूरी है चीजों मैं बता रही हूँ। तो ये बच्चे हैं, उनकी इमेजिनेशन एक और गंभीर सवाल है, मैं बीच में आपको परेशान करना चाहूँ क्योंकि बहुत बहुत कम समय बचा है इस प्रोग्राम में। हम पार्किंसन की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 25 से 26 साल के लोगों में भी अब ये बीमारी देखने को मिल रही है। अगर उस दौरान गर्भवती है महिला और वो पार्किंसन की बीमारी से ग्रस्त है तो क्या होने वाले बच्चे पर इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, यदि वो कोई मेडिसिन दवाइयाँ ले रही है तो होने वाले बच्चे पे असर आ सकता है। लेकिन इतनी कम उम्र में जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं। तो ताकि हम गर्भवती महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल अच्छा रखें। पार्किंसोनिज्म में क्या है, हम यदि ब्रेन को अच्छी एक्सरसाइज देते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी रखते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, तो ये पार्किंसन डिजीज वैसे भी उम्र 50 साल की उम्र के बाद कभी 70-80 साल में भी हम नहीं देखते हैं। सो ये खास तौर के डिपेंड करता है कि हमारे विटामिन्स कैसे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके बारे में हम कहते हैं कि शुद्ध घी खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल लेना चाहिए, अच्छे फल खाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से भी हमारे ब्रेन फंक्शंस अच्छे होते हैं, ताकि ये सब सलाह हम गर्भवती महिलाओं को देना चाहेंगे। और आखिरी में मैं ये कहूँगी, गर्भवती महिलाएं किसी भी हिस्से में हो दुनिया के क्या भारतवर्ष एक दूर दराज के इलाके में हो, तो उनको अपना प्रसव हमेशा अस्पताल के अंदर करना चाहिए। ये बिल्कुल ना सोचे घर में प्रसव करना चाहिए कि दाई करा लेगी। मैं आपसे सवाल भी रखने वाली थी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगी कि जरूर आप जागरूकता जरूर दीजिए। ये बहुत ही कभी भी प्रेगनेंसी या कभी भी प्रसव के दौरान कुछ भी जटिलता पैदा हो सकती है। तो मैं तो सभी ग्रामीण इलाके में जो भी महिलाएं हैं जो, ताकि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके घर वालों को या उनके समाज को, पूरे गांव को उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए कि हमें इसको कुछ भी तकलीफ़ होगी तो हमें उसके व्हीकल का या उसी ट्रांसपोर्ट का हम इंतज़ाम करके उसको सही अस्पताल में डॉक्टर के हाथों सुपुर्द करेंगे, ताकि हम जो मैटरनल मोर्टेलिटी या मातृत्व की मृत्यु की दर है, जो गर्भावस्था के दौरान माता की मृत्युएं होती है, उसमें हम कमी ला सकते हैं और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी मैं कहना चाहूँगी कि उनको खान पान और आराम का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि तो पूरी ही बातचीत आपकी संदेशों से भरी थी, सुझावों से भरी हुई थी, लेकिन जाने से पहले अगर संक्षिप्त में मैं कुछ ऐसे टिप्स जो रोज़ाना रूटीन में याद रखें वो। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन या शिक्षण, सभी माँओं को अपना शिक्षण हासिल करना चाहिए। और सभी माता पिताओं को ये सलाह दूंगी, अपनी बेटी की उम्र की जब भी आप शादी करवाएं उसकी उम्र और उसके एजुकेशन का ध्यान रखें। तीसरा, आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले अपना चेकअप करा लें। और चौथा, प्रेगनेंसी के दौरान अपने रेगुलर आप चेकअप्स करवाएं। कम से कम 3 से 4 चेकअप में हमें समझ में आ जाता है कि इस प्रेगनेंसी में कुछ जटिलता होने वाली है या नहीं। और यदि डॉक्टर आपको जो भी सलाह देते हैं खान पान की, दवाइयाँ लेने की, उसको आप निगलेक्ट ना करें और अपना प्रसव हमेशा अस्पताल में करवाएं। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगी रेणु में। संप्रेषण से जुड़ा हुआ कोई ऐसे टिप्स? सबसे पहली बात है कि लिसनर अच्छे बने, सुनने, नंबर पॉइंट 2 वुड बी ब्रीफ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट। जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर बोलें। थर्ड है रीड करिए, अच्छा रीड करिए, वो मिसिंग है अभी। कुछ भी बना लीजिए नियम कि हमें कोई स्टोरी सुनना है या कोई किसी का साक्षात्कार, कोई भी वो ले लें। और अपना अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और जो लैंग्वेज पे कमांड। बिल्कुल, ओके मैम,
बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव हमारे साथ प्रोग्राम में थी, जिन पर हम संप्रेषण से जुड़ी हुई बातचीत कर रहे थे। तो डॉक्टर मालती भोजवानी जी सुरक्षित मातृत्व दिवस विशेष पर चर्चा कर रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन परिवार की तरफ से। नमस्कार। और इसी के साथ जाने से पहले खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।